आपका भी ना लगता है अजीत नहीं आया है सर। अजीत आ गया है, अजीत ज्वाइन करता है पहले। गुड मॉर्निंग हाँ आ स्टूडेंट्स। गया सर, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, good morning students. Today we will discuss trends in stability of higher oxidation state. ना, another feature of fluorides is there is instability in the low oxidation state. जैसे VX2 ले लीजिए, ठीक है। मन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है फ्लोराइड के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, इनस्टेबिलिटी होने लगती है ना। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड द सेम अप्लाइज टू कॉपर हाइलाइट। जैसे हम लोग वेनेडियम हाइलाइट ले लें, VX2 तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम यहाँ है, कॉपर भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आपका हाइलाइट्स होते हैं, स्पेशली फ्लोराइड के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, वो आपका इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब कि अनस्टेबल होने लगते हैं ना। आइए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा और बार बार पूछता भी है। ऑल सेकेंड कॉपर हाइलाइट्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। इन दिस केस कॉपर आयन ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड टू आयोडीन ना। कॉपर सेकेंड आयन जो होता है आपका आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर जाता है और अपने यह कॉपर प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला गया, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से था, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि अगर कॉपर का कंपाउंड अगर कोई +1 फॉर्म में हो तो ऑटोमेटिक +2 फॉर्म में चला जाता है ना, और उसी में स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए अब हम लोग देखते हैं। जैसे मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेट ना। कहने का मतलब कि कॉपर 1 कंपाउंड जो होते हैं फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑटोमेटिक ये सेकेंड स्टेट में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो इसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो कॉपर +2 में चला जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बट व्हेन द कॉपर सेकेंड आयन विल कंबाइन विथ वाटर ना, हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाता है, विच इज मोर निगेटिव एंड मोर निगेटिव देन द फॉर द कंपनसेशन ऑफ सेकेंड आईपी। सेकेंड आईपी को कंपनसेट करने के बाद भी वो निगेटिव में वैल्यू उसका कुछ ना कुछ रह जाता है। यही वजह है कि कॉपर सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल एंड इट स्टेबलाइजेज और इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेट फ्रॉम +1 टू Cu+2 ना। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेट। वजह क्या है, सेकेंड आईपी जो होता है वो कंपनसेट होने के बाद भी आपका हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा नेगेटिव में है कि वो बच जाता है, इसीलिए बस सेकेंड कॉपर सेकेंड में एग्जिस्ट करने लगता है। तो the stability of Cu+2 rather than Cu+ in aqueous solution is due to much more negative hydration enthalpy of copper second ion than copper +1, which is more than compensates for the second ionization enthalpy of copper। तो जो मैं बताया वही एकदम सेम चीज है आपका ये। आइए, ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट exceeds that of fluorine. The ability of oxygen to form multiple bond to metal explains its superiority। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं अभी तक, लेकिन फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है। अगर हम लोग ऑक्साइड ले लें और हाइलाइट ले लें, स्पेशली फ्लोराइड ले लें, तो फ्लोराइड के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, जिसके चलते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फ्लोरीन के साथ होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ बनता है फिर तुरंत, अब चूंकि ऑक्सीजन का अगर हम लोग कंपाउंड ले लेंगे, ये क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड ले लें, तो दीज आर मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं देन दैट ऑफ द फ्लोराइड ऑफ इंटर ये ट्रांजिशन मेटल के फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ऐसा वजह क्या है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड टू द मेटल। वह मल्टीपल बॉन्ड बना देता है, मल्टीपल बॉन्ड बना देगा तो जिसके चलते वह सुपीरियर हो जाता है, फ्लोराइड के ऊपर हावी हो जाता है। क्यों हावी हो जाता है, मेटल डबल बॉन्ड जब बनाएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, और जिस कंपाउंड से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही वजह है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। दस द हाईएस्ट
मैंगनीज फ्लोराइड इज MnF4 ना, मैंगनीज टेट्राफ्लोराइड हाईएस्ट पाया जाता है, जहां पर मैंगनीज का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, जबकि आप Mn2O7 में देखेंगे कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, से +7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस एग्जांपल से आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑक्साइड ये आपका इंटरस्टिशियल कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ उसका फ्लोराइड। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल। Why is the highest oxidation state of metal exhibited in its oxide or fluoride only? तो फ्लोराइड का हो गया बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्साइड का आंसर क्या आपको देना होगा, बिकॉज इट हैज एबिलिटी, ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल। चलिए, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर प्लस वन आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू Cu+2 बिकॉज सेकेंड ये क्या कहा जाता है, सेकेंड आईपी आपका जो होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में कम होता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी इज मच मोर नेगेटिव इवन इट इज लेफ्ट आफ्टर द कंपनसेशन ऑफ द सेकेंड आईपी ऑफ द कॉपर, दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट इन Cu+2। तो पीछे भी डिस्कस किया था मैं, फिर से भी आपको रिकॉल कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट एंड आर पैरामैग्नेटिक। ट्रांजिशन मेटल का जो कंपाउंड होता है, चाहे वह आयनिक कंपाउंड हो या कोवैलेंट कंपाउंड हो, जनरली ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, चाहे वह सॉलिड स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो। ठीक है, साथ ही साथ ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो, कलर होने के लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम उसके इनर डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन होगा, और डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर शो करेगा। ठीक है, साथ ही साथ वह पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन जिसके कंपाउंड में D0 या D10 प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां 0 हो जाएगा डी सबशेल में, उस कंडीशन में वह कलरलेस होगा और डाइमैग्नेटिक होगा ना। तो जनरली द एलिमेंट और आयन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन produces color as they can undergoes DD transition by absorbing color from the visible region and radiation complementary color and radiating complementary color and paramagnetic compound। जब किसी भी d ऑर्बिटल में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी जिस स्टेट में वह है, उसके पास अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर है तो उसमें डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन में सेम डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन एक सेट से दूसरे सेट में जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग, ये क्या कहा जाता है, हीट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, जिससे क्या होता है, आपका कंप्लीमेंट्री कलर वाला जो होता है, कलर जो होते हैं इमिट हो जाते हैं, वही हम लोग को दिखाई देता है। और ऐसे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक है, आइए, तो कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या D10 में D10 कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो तो वह कलरलेस होगा और डाइमैग्नेटिक होगा। ठीक है, कुछ कंपाउंड देख रहे हैं, कुछ तो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, मतलब कलरलेस की तरफ है, और कुछ कलर्ड है। ठीक है, आइए कौन सा कंपाउंड है वो देखिए आप, टिटेनियम ऑक्साइड है, ये व्हाइट कलर का है आपका। ठीक है, क्रोमियम का कंपाउंड है, ये सोडियम क्रोमेट है, येलो कलर का होता है। ठीक है, फिर ये आपके पास है पोटासियम फेरिसाइनाइड है। ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड है निकेल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है। ठीक, उसका कलर जो है आपके सामने है। ये हो गया जिंक सल्फेट हाइड्रेट, कलरलेस कंपाउंड हो गया। दूसरा स्कैंडियम ऑक्साइड ना, प्लस ये भी आपका D0 में चला जाता है, इसीलिए इसका क्या कहा जाता है, कलरलेस हो जाता है। ये वैनेडियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ये आपका मैंगनीज क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट है। ये कोबाल्ट का सॉल्ट है। कोबाल्ट का सॉल्ट जो होता है ना, रंग फेरवा होता है, हीट कीजिएगा तो कलर चेंज हो जाएगा।
पानी डालिए तो फिर उसका कलर जो अभी जो देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन हल्का सा इसको हीट कीजिए तो कलर पिंक कलर का, डीप पिंक कलर का हो जाएगा। फिर पानी डालिए तो फिर कलर फेड कर जाएगा। इस तरह से कलर चेंज करता है, रंग फेरवा होता है। इसीलिए कोबाल्ट क्लोराइड का या कोबाल्ट का सॉल्ट जो यूज होता है आपका केमिकल, आपका सीजन इंडिकेटर है, कब बारिश होगी कब आंधी चलेगा ये आपको इंडिकेट कर देगा कोबाल्ट क्लोराइड। ये कॉपर सल्फेट हाइड्रेट पेंटाहाइड्रेट है, यानी कि ब्लू विट्रियोल है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए एक्वस और जो अनायंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे Mn+2 फॉर्म में अगर कोई सोल्यूशन है आपका Mn+2 का, तो उसका कलर आपको दिखाई दे रहा है। अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज का कोई कंपाउंड है तो देख लीजिए उसका कलर कैसा है। और MnO4- यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज है तो उसका कलर आप लाइट पिंक देख रहे हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मैंगनीज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, या किसी भी एलिमेंट का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। क्योंकि मैंगनीज 7th ग्रुप में आता है, 7th ग्रुप से ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है। ठीक है। द कलर ऑफ मेनी जेम स्टोन्स, हाँ बेटा बोलिए। सर वो फिर से बता दीजिए ना सर, कब पैरामैग्नेटिक होगा कब डायमैग्नेटिक होगा? हाँ बेटा सुनिए, जैसे पैरामैग्नेटिक में है कि कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक भी होगा और कलर्ड भी होगा। लेकिन अगर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए या D10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब कंप्लीटली फील्ड हो या इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो वह आपका कलरलेस हो जाएगा और डायमैग्नेटिक हो जाएगा ना। कलर ऑफ मेनी जेमस्टोन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। रूबीज आर रेड ड्यू टू क्रोमियम, सफायर्स आर ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड टिटेनियम। तो ये क्वेश्चन आपका पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है कि रूबीज का कलर रेड होता है किसके चलते, तो क्रोमियम के चलते। सफायर्स का कलर कैसा होता है, तो डीप ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है किसके चलते, तो आयरन और टिटेनियम के चलते। तो ये आपको याद रखना होगा। आइए, ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ऑफन हाईली कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल आयन जो होता है अक्सर आपका क्या कहा जाता है, हाईली कलर्ड होते हैं। जैसे देखिए वेनेडियम का कंपाउंड येलो टाइप का है, ये देखिए क्रोमियम का कंपाउंड है, ये मैंगनीज का कंपाउंड है, लाइट पिंक कलर का होता है, ये आपका टमेला कलर का होता है, आपका ब्राउन कलर का होता है। कलर ना, तो कलर के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ना। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डी ब्लॉक मेटल आयन आर यूजुअली कलर्ड एक्सेप्ट वेरी ऑफन दोज ऑफ D0 एंड D10 मेटल आयन। कलर्स आर ड्यू टू ना, कलर अगर वैसा ही कंपाउंड में कलर होगा, कलरफुल होंगे जिसके में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन D0 जिसका हो जाए या D10, जैसे कॉपर के केस में D10 हो जाता है, ठीक है, स्कैंडियम के केस में D0 हो जाता है, आर्गन का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, तो उस केस में ये क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। हाँ बेटा बोलिए। एक से ज्यादा अनपेड तो हो जाएगा, डिप कलर देगा वो, कम से कम एक बोल रहे हैं ना। आइए अब हम लोग कलर के काउज देख रहे हैं। व्हाट इज द काउज ऑफ ये कलर, तो इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। किसके चलते होता है, तो डी ट्रांजिशन के चलते होता है। ये डी ट्रांजिशन है क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स विद इन द डी सब शेल, दीज आर नोन एज डी ट्रांजिशन। तो यहीं पर डेफिनेशन, शॉर्टकट डेफिनेशन है बहुत, और अच्छा डेफिनेशन है ये। व्हाट इज डी ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स विद इन द डी सब शेल, विद इन द सेम डी सब शेल, ठीक है। दीज आर नोन एज डी ट्रांजिशन। D0 and D10 metals ions do not show these transition, that is why these are colorless। चलिए अब आ जाइए सर इसको हिंदी में बताइए ना सर। हाँ बेटी बोल। डी ट्रांजिशन को हिंदी में बता दीजिए। देखो बेटा कि जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के पास है और इनर डी ऑर्बिटल है, तो इनर डी ऑर्बिटल तो सबके पास फिक्स होता है। उसी डी ऑर्बिटल में, एक ही डी ऑर्बिटल में, इनर और आउटर के बाद छोड़ो, किसी भी मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, और डी ऑर्बिटल में 2 सेट होता है, T2G होता है और EG होता है, तो एक सेट का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेट में जंप कर जाए, कैसे, by taking the energy where in higher energy level electron will be no more stable, so that it will return back to its। चलो हम डायग्राम बना के समझा देते हैं।
जैसे देखो यहाँ पर ये तुम्हारा T2G है ना, 3 सेट है T2G का, T2G, और ये सेट जो देख रही हो तुम लोग EG है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। सपोज कि इस केस में EG ऊपर आ गया और T2G नीचे है, ठीक है। T2G में 3 ऑर्बिटल होता है, तो देखो एक ऑर्बिटल, 2 3 ऑर्बिटल हो गया। सपोज कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो ये एनर्जी लेवल है, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रहा है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आ गया, अभी हायर ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में चला गया, इसकी एनर्जी हाई होगी, इसलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या कि रिटर्न बैक हो जाएगा ओरिजिनल पाथ पर। जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होने लगता है तो एनर्जी आपको रेडिएट करेगा, क्या करेगा, एनर्जी। अगर इसका वेवलेंथ, इस एनर्जी का वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ जाएगा तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, दिस इज नोन एज डीडी ट्रांजिशन। तो वही कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है, कहाँ होता है, तो विदिन द डी सबशेल, डी सबशेल में ही हो जाता है। T2G और EG क्या थे, ये डी सबशेल के ही तो ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। तो देयर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसका, तो ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ, तो डी सबशेल का। डी सबशेल में ही अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए तो उसी को हम लोग डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फ्रॉम मेटल आयन टू लिगैंड हो सकता है और लिगैंड टू मेटल आयन हो सकता है, विच आर नोन एज चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। कभी कभी होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में फ्रॉम मेटल आयन टू द लिगैंड, मेटल आयन से लिगैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो जाता है, या लिगैंड जो होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या कहा जाता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहते हैं। तो एक दो वर्ड आ गया आपका, मेटल लिगैंड और लिगैंड मेटल ना, तो ये लिगैंड मेटल या मेटल लिगैंड है क्या। आइए एक एग्जांपल से मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। जैसे मैं ले लिया K4, Fe CN6 ना, तो देखिए बेटा ये हो गया ट्रांजिशन मेटल हो गया, और यही लिगैंड हो गया ना, जो ट्रांजिशन मेटल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में जो आयंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं ट्रांजिशन मेटल से डायरेक्टली, उसी को हम लोग लिगैंड्स कहते हैं। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में होता क्या है कि मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन निकल करके ट्रांसमिट कर जाता है लिगैंड में, या लिगैंड से ट्रांसमिट होकर के आपको मेटल में चला जाता है। मतलब कहने का कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करके इसके लिगैंड में आ जाए, या लिगैंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करके किस में आ जाए, मेटल में आ जाए, तो ये भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर ट्रांसमिशन कहते हैं। The ligands themselves may be colored and this color may contribute to the color of the complex। तो किसी किसी कम्प्लेक्स में होता क्या है कि वो चार्जेज के चलते, यानी लिगेंड पर जो चार्जेज होते हैं, ठीक है, वही कंट्रीब्यूट कर देता है कलर के लिए। द लिगेंड देमसेल्फ मे बी कलर्ड एंड दिस कलर्ड मे कंट्रीब्यूट टू द कलर ऑफ द कम्प्लेक्स। अब पूरे कम्प्लेक्स कंपाउंड का वह कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना। उसमें क्या हो जाएगा, तो मेटल लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन यानी चार्ज का ट्रांसमिशन, या आपका लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होने लगता है। चलिए अब प्रिडिक्ट कीजिए कौन इसमें से कंपाउंड कलर्ड होगा और कौन आपका कलरलेस होगा, ठीक है। तो टिटेनियम के बारे में बोलिए, कौन बताएंगे, टिटेनियम +3, टिटेनियम +3 ये आपके सामने है, यह कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा, कौन बताएंगे, कोई एक बताइए। कलर होगा, कलर्ड होगा सर। कलर्ड होगा, देखते हैं।
3d1 ना, 4s0 3d1, एक वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन फ्री है d ऑर्बिटल में, अर्थात ये कलर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका वेनेडियम +3। चलिए कोई बताइए कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? सर कलर्ड होगा। ठीक है, देखते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह कलर्ड होगा। कॉपर +1, नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिल्कुल सही। 3d10 हो जाता है ना, 3d10 हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, स्कैंडियम +3, 3d0 हो रहा है, कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। बिल्कुल। मैंगनीज +2 में देखिए 4s5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड हो जाएगा। Fe+3 में, हाँ Fe+3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी कलर्ड हो जाएगा। कोबाल्ट +2 देखिए के बताइए। C20 कलर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी कलर्ड हो जाएगा ना, 3d7 होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे वो डिस्कस किया है। आइए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का दो ही होता है, चाहे तो वह डाई मैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक हो। और ऐसा किस लिए होता है? तो एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का मोमेंटम होता है, एक होता है आपका ये ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है एंगुलर मोशन। तो दोनों के चलते कंट्रीब्यूट करके वो बना देता है, क्या कहलाता है? डोमेन बनाता है, मैग्नेटिक डोमेन बना देता है। और उसी मैग्नेटिक डोमेन के चलते सब्सटेंसेस जो होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ना। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सब्सटेंस, mainly two types of magnetic behavior are observed, that is paramagnetic and diamagnetic। ये हो गया आपका डाईमैग्नेटिक, दूसरा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक्स आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ना, और पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं? विच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड फील्ड ना। चलिए अब आ जाइए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, किसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं? तो दो सब्सटेंस विच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। व्हाट आर द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए। each such electron having magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum ना, दोनों के चलते होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन वैल्यू के चलते मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते रहता है, तो स्पिन वेलोसिटी के चलते स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के चलते ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाता है इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर में। लेकिन for the compound of the first series of transition metal, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है कि फर्स्ट 3D ट्रांजिशन जो है, फर्स्ट सीरीज जो है आपका ट्रांजिशन का, उसमें आपका मैग्नेटिक बिहेवियर किसके चलते होता है? क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम के चलते होगा या मैग्नेटिक ये क्या कहा जाता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के चलते होगा, या दोनों के चलते होगा? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के चलते नहीं होता है, और सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये क्या कहा जाता है? क्वेंच्ड आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है वो। For this, the magnetic moment is determined by number of unpaired electron and is calculated by using spin only formula। और किसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उसके लिए हम लोगों के पास क्या है? यही फॉर्मूला है, इसको याद करना है। 11th में फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं ना। म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, वेयर म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। इट इज मेजर्ड इन बोर मैग्नेटॉन
ना, बोर मैग्नेट्रॉन में मेजर किया जाता है। और वहीं n आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, और जिसमें n का वैल्यू आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, मोर देन 0 हो जाए, समझिए कि पैरामैग्नेटिक होगा। आइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ पीरियड हम लोग देखने जा रहे हैं 4, जिसमें +2 फॉर्मेव आयंस हैं ना। तो हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, टिटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो टिटेनियम में बदलेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है। वैनेडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें इतनी एनर्जी, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना हो रहा है, ये आपके पास डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से नीचे आप क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं ना, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में डिक्रीज कर रहा है। निगेटिव में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कॉपर में जाकर के यह कॉपर का यह पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर बाद में जाकर के फिर जिंक में थोड़ा सा निगेटिव की तरफ वो चला गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाई द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, जबकि दूसरे का इस ग्रुप में जो है, इस पीरियड में जो है, फोर्थ पीरियड में निगेटिव है, जबकि कॉपर के केस में क्या है आपका पॉजिटिव है। आइए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। इन जनरल रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेज अक्रॉस द सीरीज। इन जनरल हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम बोल रहे हैं आप, तब जब पॉजिटिव वैल्यू के साथ इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या रिडक्शन की क्षमता क्या हो जाएगा, उन लोग के पास बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो वही इन जनरल रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेज अक्रॉस द सीरीज, ठीक। तो अक्रॉस द सीरीज जो होता है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होता है आपका, और डिक्रीज करता चला जाता है। अब आ जाइए ट्रेंड इन M+2 से M+ फॉर्म में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे मैंगनीज का डिक्रीज किया है, फिर अचानक आयरन के पास बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड हम लोग ये क्या कहा जाता है, ट्रेंड देखेंगे दोनों आईपी के लिए। इसके बाद यहाँ पर कॉपर का अचानक पॉजिटिव में चला गया, देखो यहाँ 0 है और 0 से इसका अचानक कहाँ चला गया है, पॉजिटिव की तरफ चला गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, फिर अचानक यहाँ आपका जिंक के पास क्या हो गया है, घट गया है, निगेटिव में आ गया है। आइए इसको हम लोग स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। In general, trend towards the less negative E values across the series is related to the general increase in some of the first and second ionization enthalpy. Generally first और second IP के वैल्यू हम लोग सम कर दें तो यह लेफ्ट टू राइट जो होता है यह क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो वही कहता है इन जनरल ट्रेंड टुवर्ड द लेस नेगेटिव ई वैल्यू अक्रॉस द सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज, जनरली वह इंक्रीज करते रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। The unique behavior of copper having a positive standard electrode potential because of high energy required to transform copper solid to copper second ion in aqueous solution is not balanced by a hydration enthalpy। तो देखो पहले वाला केस में काउंटर बैलेंस कर रहा था, कब, तो पहले वाला केस दूसरा था। पहले वाला केस था ये कि कॉपर +1 एक्वस सोल्यूशन में अगर है तो यह बदल करके डिस्प्रोपोर्शनेट करके यह Cu+2 में चला जाएगा। किस में चला जाता है, Cu+2 में चला जाता है, और एक कॉपर दूसरा लिबरेट करता है। तो इस केस में हम लोग देख रहे थे कि +1 से यह +2 में आसानी से जा रहा था। तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी इसका जो था वो इतना ज़्यादा निगेटिव था कि वो कंपनसेट कर दे रहा था किसमें, एक इलेक्ट्रॉन और निकालने में, यानी सेकेंड आईपी को। लेकिन अब जो बात है वो दूसरी हम कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि कॉपर सॉलिड से कॉपर सेकेंड आयन आने में जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो काउंटर बैलेंस नहीं करता है। कब, जब हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों वैल्यू को सम अप कर दें और ये हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू देखें तो आपका फर्स्ट और सेकेंड आईपी का सम ज्यादा होने लगता है। यही वजह है कि इसका वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। किसका, कॉपर का। क्यों ऐसा होता है, फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी का टोटल सम टोटल हाई हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के चलते ऐसा होता है। आइए
तो the sum of the first and second ionization enthalpy is not balanced by its hydration enthalpy account for its inability to liberate hydrogen from acid। हाँ, इस रीजन के चलते यह हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट नहीं कर पाता है। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर द एसिड बीइंग रिड्यूस्ड, और यहाँ एसिड जो होता है रिड्यूस हो जाता है, जिसके चलते हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। तो ई नॉट फॉर मैंगनीज, निकेल एंड जिंक आर मोर निगेटिव। वहीं पर मैंगनीज और निकेल और जिंक के केस में देखते हैं कि ई नॉट जो होता है निगेटिव में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन फ्यूचर में पूछेगा। बिकॉज देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। क्यों होता है ऐसा? तो द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी सबशेल इन मैंगनीज Mn+2। Mn+2 क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे आप ना, तो क्या कहा जाता है? 3d5 बन जाता है, हाफ फील्ड आ जाता है। उसी तरह से अगर आप जिंक के केस में देखते हैं तो 3d10 आ जाता है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है। वहीं आपको निकेल इज रिलेटेड टू हाईएस्ट निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, और वहीं पर आपका निकेल का जो है से निगेटिव में इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आपका मैंगनीज का और निकेल का और जिंक का आपका वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो ज़्यादा निगेटिव में आता है। तो मैंगनीज में हो गया हाफ फील्ड के चलते, जिंक में हो गया फुल फील्ड के चलते, वहीं निकेल में होता है तो उसमें उसका हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव में ज़्यादा होता है। वो कंपनसेट कर देता है आईपी के साथ, उसके बाद भी एनर्जी निगेटिव में बच जाता है, इसीलिए वैल्यू निगेटिव में आ जाता है। Why is Cr+2 reducing and Mn+3 oxidizing where both have D4 configuration? चलिए कोई आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। कॉपर ये क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि Mn+3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा क्यों? बोलो जी। निखिल, अनुराग, अखिलेश, पता नहीं सर। अनुराग आज है? यस सर, कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। देखिए बेटा, बहुत इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होता है। जैसे कॉपर ये क्रोमियम+2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जिसको ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन वहां होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, यानी कि Cr2+ जो है Cr+3 में बदलेगा। ठीक है, Cr+3 में बदलेगा तो डी ऑर्बिटल में 2 सेट होता है, T2g और Eg। तो T2g जो होता है वो हाफ फील्ड की तरफ चला जाएगा, यही ना D4 है। और जब क्रोमियम आपका एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ये भी आपका D4 है, दोनों के केस में D4 है, तो क्रोमियम+2 में आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहने लगेंगे। तो D4 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा? D3 में बदल गया, या Cr+3 में हो गया। और D3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन T2g में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। किस में हो जाता है? T2g में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो T2g एक सेट हो गया ना, तो उसमें हाफ फील्ड का केस बन गया, इसीलिए यह बिहेव करेगा कैसा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब आ जाइए Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन हो, और रिडक्शन वहां होता है जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो D4 अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यह D5 में बदल जाएगा, और जब D5 में अगर इलेक्ट्रॉन बदलेगा तो क्या हो जाएगा आपका कि हाफ फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड जो होता है मोर स्टेबल होता है, इसीलिए यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फिर समझाया ना सर थोड़ा सा? हाँ बेटा, फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्रोमियम है और कह रहा है कि यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसको बिहेव कराना है। कैसा बिहेव कराना है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये आपका हो गया Mn+3, इसका बिहेव कराना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह।
और दोनों में ऑर्बिटल D4 है, इसमें भी D4 है, इसमें भी D4 है। तो देखिए बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने 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 रिड्यूस हो जाए, दूसरे को अपने ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरे को रिड्यूस करे, मतलब कि दो विच आर कैपेबल फॉर ऑक्सीडाइज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। और यह अगर ऑक्सीडाइज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ D4 से क्या हो जाएगा, D3 में बदल जाएगा। और डी ऑर्बिटल में दो सेट होता है D ऑर्बिटल का, T2g और Eg। तो Eg में इलेक्ट्रॉन है नहीं और T2g में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाफ फील्ड का केस बन गया, इसलिए ऐसा पॉसिबल हुआ। और यही वजह है कि यह रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम करने लगे। अब कह रहा है कि Mn+3 यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यह गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन किया तो ये D4 से D5 में बदल गया। और D5 खुद एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड की तरह काम करने लगेगा। 3 इलेक्ट्रॉन T2g में और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा, जिसके चलते हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगाया। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देना है। आपको तो आंसर पता चल गया कि यह रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दोनों में D4 है, तो D3 में एक में बदल रहा है, तो T2g 3 में जा रहा है, दूसरा D5 में जा रहा है, वो भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, तो दोनों अपने अपना हाफ फील्ड कर रहे हैं, इसीलिए एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्क इतना है कि एक में ऑक्सीडेशन हुआ, एक में रिडक्शन हुआ। Mn+3 में भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा के उसका भी हाफ और नहीं कर सकते हैं, D3 बना सकते हैं ना? अच्छा, आपका कहना है कि इसमें सर एक Mn से एक इलेक्ट्रॉन और लूज करा देते हैं मैंगनीज से ना, तो Mn से अगर हम लोग ये क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करा देते तो बन सकता था, लेकिन क्वेश्चन ही आप में दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए बेटा, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह का होता है, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक इंटरमीडिएट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जब भी जाएगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा, और जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जब वो जाएगा तो वहां आपका क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। और अगर कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, जब भी आएगा तो लोअर में ही आएगा, तो ये वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन अगर कोई जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट है, तो वह लोअर की तरफ भी जा सकता है और हायर की तरफ भी जा सकता है, तो उस केस में वह बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। पढ़ा चुका हूं ये ना, तो उसका आंसर उसी हिसाब से दिला जाएगा। क्लियर है सर? हाँ बेटा बोलो। ये हाफ फील्ड T2g है वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल होगा? हाँ, यस, यही। ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल हाफ हो गया, मतलब हाफ फील्ड हो गया, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। किसी केस में बेटा पढ़िएगा, दिखाएंगे डी ब्लॉक में आएंगे, इसमें आएंगे तो क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल में भी मिलेगा, या आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको कि वह D4 है, अब एक दूसरा D4 है, एक D3 है, तो D4 वाला जो है से आपका कम स्टेबल हो गया और D3 वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, तो वही हम लोग रीजन बताते हैं। ये हाफ फील्ड T2g में हाफ फील्ड बना दिया, वो पार्शियली फील्ड की तरफ चला गया। चलिए, तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे आपसे, ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस ना, तो आंसर क्या हो जाएगा कि इसका फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी का वैल्यू जो होता है इज नॉट कंपनसेट बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, दैट इज व्हाई इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, मतलब हाई होता है फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी जोड़ने के बाद। ट्रेंड इन M+3 एंड M+2, M+3 से M+2 में बदल रहा है, उसमें ट्रेंड क्या है आइए अब हम लोग देखते हैं। Scandium, the low value of scandium reflects the stability of scandium+3 which has a noble gas configuration of argon। scandium+3 में एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू लो आता है, ठीक है। वजह क्या है आपका कि the low value of scandium reflects the stability of scandium which has a noble gas electronic configuration। यह +3 से +2 में जब आएगा, ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, ये आपका कम, ये आर्गन वाला अचीव कर लेता है, जिसके चलते ये लो वैल्यू होता है। तो लो वैल्यू जिसका होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और हाई वैल्यू वाला जो होता है वो लो स्टेबल होता है, जस्ट
उल्टा हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। वहीं पर आपका जिंक का वैल्यू जो देखेंगे वो हाई हो जाता है, क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा जो कि D10 से निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सम अप क्या करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं ना। कंपैरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn shows that Mn+2 यानी D5 इज पार्टिकुलरली स्टेबल। और इसका Mn+2 का वैल्यू देखिएगा कि उसका हाई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के चलते होता है। कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर आयरन shows the extra stability of Fe+3 यानी D5 में चला जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू लो होता है। The comparatively low value of vanadium is related to the stability of vanadium+2 half-filled T2G। half-filled T2G में चला जाता है, इसीलिए आपका इसका वैल्यू लो हो जाता है। यानी कि लोअर M+3 to M+2 means M+3 is more stable than M+2 and higher E not M+3 M2 means M2 is more stable than M+3। तो लोअर वैल्यू वाला जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा, हायर वैल्यू वाला कम स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब कि अगर वैल्यू आपका दे दे कि M+3 से M+2 का वैल्यू जो है से लो है, इसका मतलब ये हो गया कि M+3 आपका ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि हम लोग स्कैंडियम के केस में देखे थे, वो आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। वहीं अगर हायर वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि M+2 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। आइए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर कैपेबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक आपका दो पार्ट होता है, एक होता है आयोनाइजेशन स्फीयर और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें ट्रांजिशन मेटल होता है, उससे जुड़े हुए आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम लोग लिगैंड कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं आपको कैपेबल होते हैं किस चीज के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। जैसे यही देखिए पहचान है कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ये सेंट्रल मेटल कैटायन कहलाता है, ट्रांजिशन मेटल, इसके साथ ये लिगैंड्स लगे हुए हैं। ये सेंट्रल मेटल कैटायन हो गया, इसके साथ लिगैंड्स लगे हुए हैं। ये आपका ट्रांजिशन मेटल हो गया जिसको सेंट्रल मेटल कैटायन कहते हैं, और इसमें लिगैंड्स ये हो गया। उसी तरह से इसमें क्लोरीन आपका लिगैंड्स हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है डी ब्लॉक ज्यादा करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना। तो क्यों होता है, तो D2 दो रीजन है, तीन रीजन है बल्कि। कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन, मेटल आयन का साइज छोटा होता है, आयनिक चार्ज हाई होता है, डी ऑर्बिटल आपका वैकेंट जरूर होता है किसके पास, तो ट्रांजिशन मेटल के पास। यही तीन रीजन के चलते डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना। तो पहला हो गया कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन, और दूसरा हो गया हाई आयनिक चार्ज। आयनिक हाई इस लिगैंड्स के पास जो आयनिक चार्ज जो होते हैं, ये आयन के पास जो होते हैं हाई आयनिक चार्जेज होते हैं, और कम से कम आपका ये जो मेटल होते हैं उसके पास कम से कम वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, तभी बनेगा। इन तीन रीजनों के चलते आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आइए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कैटालिस्ट हैं, क्यों, क्योंकि इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है ना। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल। हाँ, दूसरा रीजन हो गया इसमें इनकम्प्लीट ऑर्बिटल या एम्प्टी डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। दूसरा हो गया लार्ज सरफेस एरिया होता है, और तीसरा रीजन हो गया आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसके चलते कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्वेश्चन ही पूछता है व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आंसर हो जाएगा D2 प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल, लार्ज सरफेस एरिया, और तीसरा हो जाएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना। द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ना आयरन, निकेल, वेनेडियम, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्यों कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं, ये तीन रीजन हो गया आपका।
बैठिए जनाब। आयरन थर्ड कैटेलाइजेज, अब कुछ एग्जांपल कैटलिस्ट का देख लीजिए। आयरन थर्ड कैटेलाइजेज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन। तो देखो परसल्फेट आयन को ले लो और आयोडाइड से रिएक्शन करा दो तो ये सल्फेट में बदल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग आयरन ले लें तो यह आयोडाइड को आयोडीन में बदल जाएगा। अगर फेरस आयन लेते हैं तो ये आपका पर सल्फेट को सल्फेट में बदल जाएगा, वो अपने फेरिक आयन में बदल जाएगा। ये सब कैटलिस्ट का ही एग्जाम्पल है। आइए अब हम लोग देखते हैं एलवाई फॉर्मेशन। तो एलवाई क्या है? इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज इन फिक्स्ड, ये क्या कहा जाता है, इन मेटल इनटू मेटल। तो मेटल, और इसमें किसी किसी बुक में डिफिनेशन दे देता है नॉन मेटल का, वो याद नहीं रखना है। एलवाई क्या है? इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, आ जाइए आप। हाँ, अब सवाल उठता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एलवाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई व्हिच इजीली सब्स्टिट्यूट द अदर एटम्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट टू फॉर्म डिफरेंट एलवाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद मॉडिफाई देयर सॉलिड स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एलवाई फॉर्मेशन की वजह से इसका सॉलिड का स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल देता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं, ब्रेक नहीं लेने जा रहे हैं, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, अब है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखो ट्रांजिशन मेटल में होता क्या है कि ट्रांजिशन, ये वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? मेटल डिफेक्ट के चलते हो जाएगा। तो वॉइड रहेगा, इंटरस्टिशियल गैप रहेगा, तो उसमें आपको स्मॉलर एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर इजिली एकोमोडेटेड। That is why transition metals are capable to form interstitial compound. What are interstitial compound? Those compound in which the smaller size of carbon and sulfur, phosphorus, etc. are easily accommodated in the void or the interstitial site. Such type of compounds are known as interstitial compounds. Since in the case of the d block element or the transition metal, there is metallic defect, there is crystal defect due to which interstitial site or the void is present, in which कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन आर इजिली एकोमोडेटेड, और आसानी से वो एकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि आपको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। and these are usually non-stoichiometric and are neither typically ionic nor covalent. The transition elements form a number of interstitial compound. The transition metals can easily accommodate the small ion and metallic atom. These spaces are due to metal defect, and existence of variable oxidation state is also responsible for the formation of interstitial compound. Oxides and सर हाँ जी बोलो। सर काफी है आज के लिए। आज के लिए काफी है, चलिए ठीक है। यानी कि स्लाइड नंबर 64 तक आपको पढ़ा दिया हूं।